काली बहू की सौतन की होली। माधुरी छत पर फूट फूट कर रो रही होती है और छत से झांक कर नीचे की तरफ देखती है जहां सभी लोग होली खेल रहे होते हैं। उन्हें होली खेलते हुए देख माधुरी खुद से ही कहती है, हे भगवान, सभी लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। वो देखो, लीला अपने पति उमेश के साथ कितनी खुशी से रंग लगा रही है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और रंग बिरंगे रंग। लेकिन मेरे पति ने तो मुझे रंग ही नहीं लगाया। मैं जानती हूँ वो अपनी पसंदीदा औरत यानी मेरी सौतन के घर पर ही होंगे और उनके साथ होली खेल रहे होंगे। बेचारी माधुरी अपने पति को याद करते हुए रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति पुनीत उसी के सौतन के कमरे में उसे रंग लगा रहा होता है। अनाया, यहाँ पर आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा रंग लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे गालों पर खिलेगा और तुम बहुत प्यारी लगोगी। वो तो मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ। ये लो, आ गई, अब लगा दो जितना लगाना है। पुनीत दोनों हाथों में रंग भरकर अनाया के दोनों गालों पर रंग लगा देता है, जिसके बाद अनाया भी कहाँ पुनीत को छोड़ती है। वो भी अपने हाथों में रंग भरती और पुनीत को लगा देती है, जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद माधुरी उन्हें छत से देखने लगती है। आ गई मेरी सौतन और मेरा पति, दोनों मेरा खून जलाने के लिए। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मैं गरीब, ऊपर से मेरा रंग भी काला। इस गोरी सौतन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी इसे हाय लगेगी। ऐसा कहकर माधुरी रो रही होती है, जिसके बाद वह सोचती है, तो क्या हुआ अगर मेरी सौतन मेरे पति के पीछे पड़ी है? मुझे ऐसे हार तो नहीं माननी चाहिए। मेरा पति मेरा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माधुरी छत के नीचे उतरती है और प्रोग्राम में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे होते हैं। तभी माधुरी को एक जगह होली में बन रही ठंडाई दिख जाती है, जिसे देखते ही वह ठंडाई का गिलास उठाती है और घट घट मुंह में पी जाती है, जिसके चलते उसे नशा हो जाता है और वह सबके साथ रंग लगाते हुए नाचने लगती है। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। ठंडाई पीने के बाद माधुरी को एक अलग ही नशा चढ़ जाता है और वह बहुत खुश नजर आती है, जिसके चलते वह गानों के ऊपर नाचती भी है और सभी के साथ होली बहुत अच्छे से खेलती है। ये सब पुनीत दूर खड़ा देख रहा होता है। तभी अनाया पुनीत से कहती है, अरे देखो तो सही, तुम्हारी एक्स पत्नी कितने मजे में सबके साथ होली खेल रही है। हे भगवान, इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। पुनीत जब माधुरी को सबके साथ होली खेलते हुए देखता है तो उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, क्योंकि माधुरी के डांस पर सभी लोग पागल हो चुके थे और सभी उसके साथ होली खेलने के लिए उतावले होते हैं। मेरे होते हुए इसे इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि ये मेरे सामने ही इतने सारे लड़कों के साथ होली खेल रही है। पुनीत गुस्से में जाता है और माधुरी का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन सभी के साथ होली खेलने की? जैसे आप खुलेआम मेरी सौतन के साथ होली खेल रहे हो, वैसे ही खुलेआम मैं भी सबके साथ होली खेल सकती हूँ। आप मेरी जिंदगी में दखल देने वाले होते कौन हो? नशे की हालत में माधुरी बेचारे पुनीत को बहुत कुछ बोल जाती है, जिसके बाद वह जरा भी नहीं रुकती और सबके साथ होली खेलती रहती है। धीरे धीरे शाम होते होते होली का त्योहार खत्म हो जाता है और माधुरी का नशा भी उतर जाता है। वह चुपचाप घर के सभी कामों में लग जाती है, लेकिन उसे सब कुछ याद होता है। घर के काम करते हुए वह अपने मन ही मन सोचती है, पहली बार मैंने पुनीत जी को इस तरह अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है। ये सब मेरी सौतन की वजह से है। तभी वहाँ अनाया आती है और माधुरी से कहती है, क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुमसे तो घर के काम भी सही से नहीं होते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अच्छे से काम करो। माधुरी गरीब थी, जिसके चलते वह अपनी सौतन को कुछ नहीं कह पाती। उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, जिन्हें देखकर अनाया अपनी पुरानी साड़ियों को लेकर आती है और माधुरी को देते हुए कहती है, ये जो तुमने फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी है, अरे ऐसी तो आजकल नौकरानी भी नहीं पहनती है। देखो मेरी ये पुरानी साड़ियाँ तुम्हारी इन फटी पुरानी साड़ियों से बहुत अच्छी हैं, इन्हें पहन लेना, क्या फायदा मैं इन्हें फेंक ही दूं। अनाया ऐसा कहकर साड़ियाँ वहीं रख देती है और चली जाती है। मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, अपनी सौतन की उतरन पहनना और पति भी अपनी सौतन का ही मिलना। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला लेता। माधुरी रोते हुए सारा काम निपटा लेती है, जिसके बाद वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। लेकिन तभी अनाया आती है और माधुरी से कहती है, ओहो, तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। देखो कितनी बार समझाया है, अपने सोने से पहले तुम हमारे कमरे में एक गिलास दूध का रख दिया करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अनाया की ये बात सुनते ही माधुरी अपने मन ही मन सोचती है,
बोल तो ऐसे रही है जैसे हर रोज रात के समय मेरे पति के साथ सुहाग रात मनाती है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या, या फिर जानबूझकर मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी कोई बात नजरअंदाज नहीं कर रही। मैं अभी जाकर दूध गर्म करती हूँ और आपके कमरे में ले आती हूँ। माधुरी बेचारी रसोई में जाती है और दूध गर्म करती है, जिसके बाद वह दूध गर्म करके अपनी सौतन के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ उसका पति और उसकी सौतन एक दूसरे का हाथ पकड़कर और गले लगकर बैठे होते हैं। ये लीजिए, मैं आपका दूध ले आई हूँ। माधुरी को देखते ही पुनीत अनाया का हाथ झटक देता है। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के कमरे के अंदर बिना नॉक किए नहीं आते? माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। खुला दरवाजा देखा तो मैं अंदर आ गई। अब ग्लास रखो यहाँ और यहाँ से दफा हो जाओ। माधुरी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ समय बीत जाता है और अनाया धीरे धीरे करके पुनीत के सारे पैसे खर्च करवा देती है। यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा लेती है। अब पुनीत को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती, जिसके चलते पुनीत को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन पुनीत की लड़ाई अनाया से हो जाती है। अरे तुम होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले? मैं जैसी हूँ वैसा पहनूंगी। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है और तुम समझना ही नहीं चाहती हो। शादी से पहले तुम जो मर्जी पहनती थी, मैंने कभी नहीं टोका, लेकिन अब समाज के लोग मुझे ताने देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। सूट और सलवार में तुम बहुत प्यारी लगती हो। अरे मेरी बात मानो, ऐसे कपड़े मत पहना करो। पुनीत की ये बात सुनते ही अनाया उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। ये क्या, तुमने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा? हाँ हाँ, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। अब चले जाओ यहाँ से और अपनी उस काली पत्नी को भी यहाँ से लेकर जाना। अनाया पहले ही सब कुछ अपने नाम करवा चुकी थी, जिसकी वजह से पुनीत का अब कुछ नहीं बचा था। माधुरी पुनीत की ये हालत देखकर उससे कहती है, अजी संभालो अपने आप को, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माधुरी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पुनीत माधुरी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वह एक किराए के मकान में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। देखते ही देखते पुनीत अच्छी खासी नौकरी करना शुरू कर देता है और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी होली का त्योहार आ जाता है और सुबह सुबह माधुरी अपने दोनों हाथों में रंग लेकर पुनीत के पास आ जाती है। मेरी पहली होली पर तो मेरी सौतन ने तुम्हें अपने पास बांध रखा था, लेकिन क्या इस बार तुम मेरे साथ होली को खेलना चाहोगे? पुनीत माधुरी के दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा गुलाल लेकर उसके गालों पर लगा देता है और कहता है, चिंता मत करो, आज के बाद मैं जब भी होली खेलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आखिरी में माधुरी की होली पुनीत के साथ बहुत अच्छे से जाती है। वह दोनों मिलकर होली का त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा खुश रहने लगते हैं। चारों ओर होली की होड़ मची हुई थी। हर एक के चेहरे पर होली का रंग चढ़ा हुआ था। वहीं सुजाता अपनी नई नवेली बहू खुशबू पर कुड़कुड़ा रही थी। हे भगवान, अरे खुशबू बहू, इतने धीरे धीरे हाथ चलाएगी तब तो हो गई होली। सारा काम धाम अभी जस का तस धरा हुआ है, हद होती है ढील की। मगर माँ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ। बस बस, अब ये सफाई पेशी छोड़ और पकवान बना। सबसे पहले शीरा बनाना, भगवान को भोग लगाना, इतने में मैं आती हूँ। ये कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। तभी ससुर सुदर्शन हाथों में थाली भरकर भांग बहू को देते हुए कहता है, खुशबू बहू, जरा जल्दी से इस हरे भरे भांग का शरबत बना दे, अब इसके बिना तो होली का रंग जमता ही नहीं है। जी ठीक है बाबूजी। ससुर की फरमाइश सुनकर खुशबू भांग पीसने लगती है। इतने में उसकी ननद आरोही वहां आती है और सर से पांव तक होली के रंगों में रंगी हुई थी। ओ गॉड, ये क्या भाभी, आपने अब तक पकौड़े पकवान कुछ भी नहीं बनाया। बस बना रही हूँ आरोही, वो ससुर जी ने भांग का शरबत बनाने को बोला था, वही कर रही हूँ। बस मुझे 5 मिनट दो, मैं फटाफट से पकौड़े तल देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप तो भांग पीसते रहो। हाँ, ऐसा कहकर आरोही गुस्से में अपनी भाभी को आंख तरेरते हुए, पैर धमकाते हुए किचन से बाहर चली आती है। तभी उसकी माँ सुजाता अंदर आकर बोलती है, अरे क्या बात है बहू, आरोही ऐसे क्यों गई? खुशबू अपनी सास सुजाता को पूरी बात बताती है, मगर सुजाता अपनी बेटी का पक्ष खींचते हुए खुशबू को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे तो ये भांग बाद में भी तो पीस सकती थी ना बहू, ये तेरी ससुराल में पहली होली और तूने अपनी ननद को नाराज कर दिया। और ये क्या, अब तक तूने भोग का शीरा भी नहीं बनाया? चल जरा जल्दी जल्दी हाथ चला।
सास के बाहर आते ही खुशबू होली का खाना बनाने में लग जाती है। तभी किचन की खिड़की के बाहर लोगों को होली के रंगों में लिपटा देखकर खुशबू की आंखों के आगे उसके मायके में खेली गई होली की यादें झांकने लगती हैं। रवीना रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक रवीना की नजर घड़ी की ओर घूम जाती है। 10 बज गए हैं, पहले खुशबू को चाय दे आती हूँ। रवीना चाय लेकर अपनी बेटी खुशबू के कमरे में आकर उसके सर पर हाथ फेरती हुई उसे जगाती है। खुशबू, चल उठ जा मेरी बेटी। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे वाह, पूरा गली मोहल्ला होली खेल रहा है और तू नींद खींच रही है। जल्दी से जाग जा, वरना फिर मत कहना कि माँ ने नहीं उठाया। होली की हंसी ठिठोली की फनकार सुनकर खुशबू फटाफट से उठकर अपनी माँ को गले से लगाकर बोलती है, हैप्पी होली मेरी प्यारी माँ। तुझे भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटी। भगवान करे तेरे चेहरे पर खुशियों का रंग यूं ही बरकरार रहे। चल चाय पी ले। आओ स्वीट माँ, अब मेरी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल कितनी आसानी से रख लेती हैं, चाहे वो दिवाली हो या होली। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा अपनी माँ को। न बाकी दिन तुझसे एक दिन का टस से मस ना होता, और ये भी मन नहीं करता कि होली पर ही सही माँ की हेल्प तो कर दूं। ओहो माँ, जब मेरी माँ किचन चैंपियन है तो भला मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत। और वैसे भी माँ, मुझसे किचन में खड़े होकर खाना नहीं बनता, क्योंकि आप तो जानती हो कि होली का त्योहार करीब आते ही मेरे मन में होली को लेकर हाय हिचकोले वाला। बेटी, तेरी ये मन मर्जियां बस तेरी माँ के आगे ही चल रही है। जितनी होली खेलनी है ना, यहीं खेल लेना, क्योंकि जब तू ससुराल जाएगी ना, तब वहाँ सास एक ना सुनेगी, क्योंकि बहू की जिंदगी ससुराल के सदस्यों के साथ बढ़ जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, क्योंकि खुशबू को होली खेलना बहुत पसंद है, और जैसे मैं यहाँ होली खेलती हूँ, ससुराल में भी खूब होली खेलूंगी। ऐसा कहते ही खुशबू नाच नाच कर पूरे घर में गुलाल बिखेर देती है और सारा दिन होली के रंगों में डूबी रहती है, और देर शाम होली खेलकर घर आती है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हे भगवान, मेरी इस बेटी को होली के त्योहार में जरा भी होशो हवास नहीं रहता। हर साल का यही है, होली की सुबह निकलती है तो सीधे शाम को ही घर में घुसती है। चल अब नहा धो ले। अरे अरे, जा रही हूँ मेरी प्यारी माँ। सारा दिन होली खेल कर खुशबू सो जाती है और अगली दोपहर में उठती है। अरे खुशबू, अब उठ भी जा, दोपहर ढलने को आ गई है। कमाल है, होली का सारा काम मैंने किया, मगर हरारत इसे हो गई है। बगैर कुछ किए तो ये हाल है, तो जब ससुराल में जाकर इसे होली के दिन सब करना पड़ेगा तो क्या होगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और खुशबू की शादी पूरब नाम के लड़के से हो जाती है। ऐसे ही हर बीतते दिनों के साथ होली का दिन पास आता है, और जहाँ सुजाता अपनी बहू और बेटी को लेकर होली की खरीदारी करने बाजार आती है। माँ, वो देखो, मुझे होली के लिए ये व्हाइट कलर वाला सिलिकॉन का सूट चाहिए, और ये मैचिंग इयररिंग भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, ये पकड़ पैसे और जो मन चाहे खरीद ले। अपनी बेटी की खुशी की खातिर सुजाता उसे रुपयों की गड्डी थमा देती है। तभी खुशबू को भी शोरूम के भीतर लगी एक साड़ी भा जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू यहाँ क्यों रुक गई? वो देखिए माँ जी, वो साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं सोच रही थी माँ को होली पर वो साड़ी भेज दूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे अरे बहू, बावली हो गई है क्या? बहू के मायके से होली हो या दिवाली, ससुराल से कुछ जाता नहीं बल्कि आता है, समझी ना। अब चल जल्दी से होली के पकवान का सामान लेकर घर चलना है। आई बड़ी माँ को होली भेजने। हाँ, होली को लेकर अपनी सास के मन में बेटी और बहू के दोहरे भेद को देखकर खुशबू की आंखें भर आती हैं, और इसी बीच होली का दिन भी आता है। तभी मायके की यादों में खुशबू का खोया मन अचानक होली के खुशनुमा यादों से बाहर लौट आता है, जहां वह खुद को ससुराल की रसोई में पाती है, जिसे देख दुख से उसकी आंखें भर आती हैं। माँ ने बिल्कुल सच कहा था, ससुराल आने के बाद एक लड़की मायके के लिए कुछ भी करने को मोहताज हो जाती है। और वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब मैं सारा दिन गली मोहल्ले में होली खेलती थी, पिचकारी चलाती थी, और छत पर चढ़कर गली में आते जाते लोगों पर गुब्बारे फेंकती थी। और अब उल्हाना आता है तो माँ मुझे बचाती थी, मगर बहू बनने के बाद मेरी खुशियाँ खो सी गई हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि ससुराल में मेरी पहली होली ऐसी होगी जो रसोई से शुरू होकर आने वाले लोगों की खातिर भाव में ही बीत जाएगी। होली को लेकर बहू बनी खुशबू के मन की ख्वाहिशों को बिखरता देखकर दरवाजे पर खड़ा खुशबू का पति पूरब उदास होकर बोलता है। पूरा घर होली के रंगों में घुला मिला हुआ है, मगर खुशबू का चेहरा कितना उदास है। खुशबू का उतरा हुआ मुंह देखकर पूरब अपनी माँ सुजाता, बहन आरोही और पिता सुदर्शन को ये बात बताता है। तभी सुजाता बोलती है, सारी गलती मेरी है।
होली के हाम हुम में मैं ये देख ही ना सकी कि मैं खुशबू को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई थी, और हालांकि ये बहू की ससुराल में पहली होली है। हाँ माँ, मैंने भी भाभी के दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की। चलो उनके पास चलते हैं। इसके बाद सास ससुर ननद रंग गुलाल से भरी थाली लेकर किचन में आते हैं और बारी बारी से बहू को रंग लगाकर होली की बधाई देते हैं। हैप्पी 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 होली मेरी प्यारी भाभी। अरे वाह, गुलाल का ये रंग आपके चेहरे पर कितना खिल रहा है। हैप्पी होली बहू, ये तेरी शादी के बाद की पहली होली है। भगवान होली के इस त्योहार पर तेरे दामन को खुशियों के हजारों रंग से भरे। अपनी सास का ऐसा आशीर्वाद पाकर बहू की पहली होली का ख्वाब जैसे पूरा हो जाता है और आंसुओं से भरी आंखें छलछला जाती हैं। आपको भी होली मुबारक हो माँ जी। बहू, मैंने होली को लेकर तेरे साथ बहुत गलत किया ना। न तुझे कपड़े दिलाए, न तेरी ख्वाहिशें पूरी की, और तो और आज तुझे किचन में उलझाए रखा। मगर होली के दिन तो दुश्मनों को भी माफ करके गले लगते हैं। अपनी सास को भी माफ कर दे। अपनी सास का ऐसा कहा सुनकर खुशबू सुजाता को गले से लगाती है, जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर खुश मन से खूब होली खेलता है। इस तरह ससुराल में बहू की पहली होली की ख्वाहिश पूरी होती है।